अध्याय 34। मैं तुम्हें ये जीवन लौटा दूंगा। सब लोग। शहर के खंडहरों के किनारे पर बियाउजी ने अपनी पीठ पर सोअरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल टांग रखी थी और हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ कारब्लेड का एक टुकड़ा था। वह शहर के खंडहरों के बीच से तेजी से आगे बढ़ रहा था और गंभीर तथा कर्कश स्वर में बोल रहा था। पिछले कुछ दिनों में हमारा तालमेल काफी अच्छा रहा है। सच कहूं तो मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक बात समझेंगे। ट्रेन से उतरते ही खतरे का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। मेरे बारे में आपकी राय चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि जब हम बाहर होंगे तो हम एक इकाई के रूप में काम करेंगे। तभी हम सुरक्षित रूप से ट्रेन में वापस लौट सकते हैं। क्या आप सभी को समझ आ गया? जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, समझा। बियाउजी के पुराने अधीनस्थ हेया और एक अन्य हटे कट्टे आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाकी लोगों ने भी उनका अनुसरण किया, गंभीर भावों और धीमी आवाज में जवाब देते हुए। ये प्रलय का पहला दिन नहीं था, इसलिए हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता था कि अगर वे एक साथ काम नहीं कर पाए तो इस माहौल में कितना खतरा होगा। केवल वही व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले ब्याउजी और हेया ने बुरी तरह पीटा था, अभी भी थोड़ी सी अवज्ञा के साथ गुर्रा रहा था। ये कहना जरूरी था, यह आदमी सचमुच जिद्दी था। वह शुरू से ही अड़ियल था, उसकी पिटाई हुई फिर भी वह अड़ियल बना रहा। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ब्याउजी ने अपना सिर झुकाकर उस आदमी की ओर देखा जिसने गुरगुराहट की थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने देखा कि कुछ देर बाद उस आदमी के पीछे मलबे के नीचे दबे एक डिब्बे के अंदर एक खामोश जोगी भेड़िया प्रकट हुआ था। इस जोगी भेड़िए की आंखें लाल चमक रही थी, इसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और इसके अंग तनावग्रस्त थे, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। उसने ये दृश्य देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। उसने थोड़ी दूर आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, वहां जाओ। मकड़ी के जाले के नीचे से गोली चलाने के लिए सबसे अच्छी जगह वही है। सभी गुंडे भी उसी दिशा में देखने लगे जिधर ब्याउजी इशारा कर रहा था। ठीक तभी अचानक हवा के फटने की एक तीखी आवाज गूंजी। घात लगाए बैठा ज़ॉम्बी वुल्फ आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने अंडों से जोरदार हमला किया और अभी अभी फुफकारने वाले आदमी की पीठ की ओर ऐसे झपटा जैसे धनुष की डोरी से तीर छूट गया हो। बाहर देखो। ब्याउजी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका रंग बदल गया और वह दौड़कर उस आदमी को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। बाकी गुंडों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनकी बंदूकें झपटने वाले ज़ॉम्बी वुल्फ की ओर तनी गई, लेकिन निशाना चूक गया। आधी क्लिप खत्म होने के बाद ज़ॉम्बी वुल्फ खून के एक तालाब में गिर पड़ा, जो गोलियों के छेदों से भरा हुआ था। बियाउजी के नीचे दबा हुआ आदमी इस क्षण देर से ही प्रतिक्रिया दे पाया। उसने ज़ॉम्बी वुल्फ को डर से भरे चेहरे से देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बियाउजी भी इसी समय उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा कुछ गंभीर था। उसने अपनी बाईं बांह को कसकर पकड़ रखा था, उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। उसने अपने कपड़ों से एक कपड़ा फाड़कर घाव पर पट्टी बांध ली। बियाओ, भाई बियाओ। जो आदमी अभी अभी नाक सिकोड़ रहा था, उसे अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह थोड़ी कमजोर आवाज में आगे बढ़ा और बियाउजी को सहारा देते हुए बोला, भाई बियाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे बचाएंगे। मैं पहले तो आपसे सहमत नहीं था और आपने सच में मुझे बचा लिया। ये कुछ भी नहीं है। बियाउजी ने भावहीनता से सिर हिलाया, यहाँ तक कि भौहें भी नहीं चढ़ाई, मानो एक सख्त आदमी होने का सही अर्थ दिखा रहा हो। घाव पर पट्टी बांधने के बाद ही उसने उस आदमी के कंधे पर थपथपाया और धीरे से कहा, चाहे तुम हो या कोई और, मैं उन्हें बचा लूंगा। चूंकि मैं तुम्हारा कप्तान हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें ट्रेन तक जिंदा वापस लाना होगा। यह एक कप्तान की जिम्मेदारी है। अगर किसी को मरना ही है तो सबसे पहले मुझे मरना चाहिए, वरना मैं चेन मान का सामना कैसे कर पाऊंगा, तुम्हारा सामना कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन को जल्दी से पूरा करके वापस आकर रिपोर्ट करते हैं। मैं बुरी तरह पिटने के बाद भी हार न मानने वाला वह व्यक्ति अब अचानक आश्वस्त हो गया। केवल ऐसा ही व्यक्ति उनका कप्तान बनने के योग्य था। प्रलय शुरू होने के बाद से उसने बहुत अधिक द्वेष का सामना किया था। ये पहली बार था जब कोई उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, जिससे अचानक उसके भीतर टीम भावना का प्रबल भाव जागृत हुआ। वह तुरंत अपनी मुठ्ठियां भींचकर वहीं खड़ा रहा और ब्याउजी की जाती हुई पीठ को देखता रहा। उसने दांत पीसते हुए कर्कश स्वर में कहा, भाई ब्याऊ, मेरा नाम शान माउजी है। मैं इस जीवन का कर्ज चुकाऊंगा। आगे बढ़ते हुए ब्याउजी ने अपने पीछे से आती हुई आवाज सुनी। उसके होठों के कोने अनायास ही हल्की सी ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने हल्की सी खांसी की और बिना सिर घुमाए हाथ हिलाया। जल्दी करो और मेरे साथ चलो, पीछे मत रह जाना, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना। क्या उन्हें सच में लगता था कि मार खाने और लड़ने की क्षमता होने से वे कप्तान बन सकते हैं? आजकल यहाँ टिके रहने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, समझे? ज़ॉम्बी वुल्फ के हमले से उसकी बाईं भुजा पर कोई चोट नहीं आई। वह अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाया था। ज़ॉम्बी वुल्फ बस उसके पास से गुजरा और उसे जरा भी चोट नहीं आई। अपनी बेबसी में उसने चुपके से कारब्लेड के टुकड़े का इस्तेमाल करके अपनी बाईं भुजा पर हल्का सा निशान बना लिया। बेशक वह इतना लापरवाह नहीं था, उसने बस हल्का सा खरोंचा था जिससे थोड़ा सा खून निकला था। कुछ दिनों तक पट्टी बांधने के बाद वह घाव लगभग ठीक हो जाएगा, ऐसी पट्टी जिसमें टाँके लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कार के ब्लेड का ये टुकड़ा नया था और इसका इस्तेमाल नरभक्षी मकड़ियों को काटने के लिए नहीं किया गया था। इस तरह की तकनीक खून निकलने पर अधिक प्रभावी होती थी। खून के बिना इसका प्रभाव बहुत कम होता। किसी को बिना किसी कीमत के बचाना और किसी को एक निश्चित कीमत चुकाकर बचाना बचाए गए व्यक्ति के लिए अलग अलग भावनाएं पैदा करता है। दरअसल उन्होंने इस बात पर विचार किया था कि क्या शान माओजी को यहीं मरने दिया जाए। ये बस यदि पहले बाहरी मिशन में हताहत होते हैं तो इस समझ में आने वाली बात होगी, लेकिन चेन मान की उसके प्रति राय निश्चित रूप से गिर जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा चेन मान जानता था कि शान माओजी उससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। अगर इस यात्रा में शान माओजी की मृत्यु हो जाती तो चेन मान के लिए इस बारे में अत्यधिक चिंता करना स्वाभाविक था। उसने पहले सोचा था कि अगर शान माओजी को उसकी दयालुता याद नहीं रही तो वह बाद में उसे मरने देने का मौका ढूंढ लेगा। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यद्यपि यह बच्चा थोड़ा जिद्दी था और उसमें दूरदर्शिता की कमी थी, फिर भी वह वास्तव में दयालुता को याद रखता था। दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नह चुकी इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों ने उनकी प्रगति को काफी धीमा कर दिया। और रास्ते में दरअसल उनका सामना 3 ज़ोंबी भेड़ियों से हुआ। ये स्पष्ट था कि जैसे ही लेवल 3 नरभक्षी मकड़ी चली गई, कुछ राक्षसों ने धीरे धीरे नरभक्षी मकड़ी की आभा के जाने का एहसास किया और जांच करने के लिए आने लगे। यहाँ थे। 20 मिनट बाद बियाओजी ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और टीम तुरंत एक जर्जर इमारत की छत पर रुक गई। अभी अभी हुए घटनाक्रम के बाद बाकी गुंडे भी उससे काफी प्रभावित हो गए थे और बिना सोचे समझे उसके आदेशों का पालन करने लगे। सर्वनाश की स्थिति में कौन ऐसा बॉस नहीं चाहेगा जो संकट के समय में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो। उनके सामने कई ऊंची इमारतों के बीच बुना हुआ एक विशाल मकड़ी का जाला था। लगभग 1 दर्जन छोटे मकड़ी के बच्चे रेशम के धागों से हवा में लटके हुए थे, जो जमीन से लगभग 12 मीटर ऊपर हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। मकड़ी के जाले के नीचे लगभग 20 लेवल 100 भेड़िए थे, जो अपना सिर ऊपर उठा रहे थे और हवा में तैरते हुए मकड़ी के बच्चों को देखते हुए लगातार लार टपका रहे थे। भाई बियाओ, हे या, बियाओजी के करीब झुककर फुसफुसाते हुए बोली, योजना में इन 20 से अधिक ज़ॉम्बी भेड़ियों का जिक्र नहीं था। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ज़ॉम्बी भेड़िए भी यहाँ हैं, तो शायद बंजर भूमि से दूसरे राक्षस भी जल्द ही आ जाएंगे। सामान्य। बियाओजी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने कभी कोई ऐसी योजना नहीं देखी जिसमें कोई अप्रत्याशित बात न हो, ठीक वैसे ही जैसे जब हम निर्माण कार्य करते थे, कोई भी ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करता था। बस इसकी आदत डाल लो। चलो इसे जल्दी निपटाते हैं। ये बस 20 से थोड़े ज्यादा छोटे भेड़िए के बच्चे हैं। सभी लोग अपनी गोलियां भर लें। गोली चलाने से पहले पास आ जाएं। चुपचाप आगे बढ़ते रहो। इस समय वे उन ज़ॉम्बी भेड़ियों से लगभग 30 मीटर दूर थे। इतनी दूरी पर गोलियों की सटीकता की गारंटी देना मुश्किल था। थोड़ा और करीब जाने से गोलियों की सटीकता में काफी सुधार हो सकता था।